हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू का रिवीजन करने। तो चलिए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, प्रकाश लाइट गमन करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो चार ऑप्शन है, वक्र रेखा में, सरल रेखा में, जिगजैग रेखा में, वृत्ताकार मार्ग में। तो प्रकाश जो है गमन जो करता है वो वक्र रेखा में करता है, सरल रेखा में करता है, जिगजैग रेखा में करता है। जिगजैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, वृत्ताकार मार्ग में करता है। कैसे करता है? हम सभी जानते हैं प्रकाश जो गमन करता है वह सरल रेखा में करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन बी को चुना है। जैसे कि यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन को भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी ही दिया है इस क्वेश्चन का। समान परिस्थितियों में प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है, इसे ही प्रकाश किरण कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f हो तो सही संबंध क्या है? r बराबर f है, r बराबर 2f है, r बराबर f/2 है और d बराबर मतलब d ऑप्शन जो है r बराबर 3f है। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f हो तो सही संबंध क्या है? जल्दी से इसके राइट आंसर को बताइए। r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर f/2, 3f क्या होगा? जल्दी बताइए। तो आइए इसके राइट आंसर को हम लोग जानते हैं। पहली बात आपको हम बता दें कि किसी गोलीय दर्पण जो होता है उसमें अवतल हो या उत्तल हो, लेकिन वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच का सही संबंध जो होता है वो क्या होता है? तो r बराबर 2f होता है। r बराबर क्या होता है? 2f। यह बात ध्यान रखना। ऑप्शन बी तो इसका राइट है, लेकिन क्यों राइट है? या r बराबर 2f, या एक और बात हम जानते हैं, f बराबर r/2, f बराबर r/2 या r बराबर 2f। इसका मतलब है कि वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी f की क्या होती है? दुगुनी होती है। अर्थात फोकस बिंदु ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक क्या होता है? मध्य स्थित होता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन बी को चुना है, तो आपका क्या है? राइट आंसर है। चलें नेक्स्ट, इसके पहले एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लें। तो आप सभी इसके एक्सप्लेनेशन को देख पा रहे होंगे। क्या देख पा रहे होंगे? तो पहली बात तो ये देख रहे हो, r बराबर 2f या f बराबर r/2, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। लेकिन छोटे द्वारा के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। बस इस बात को आप ध्यान रखें। इसीलिए क्या है? r बराबर 2f इसका क्या है? राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दिया है। चलो अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अवतल दर्पण है ना के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, सेम साइज का बनेगा? फोकस पर, वक्रता केंद्र C पर, अनंत पर, ध्रुव पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा? जल्दी से इसके राइट आंसर को लिखें। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसके सही आंसर को दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्यों होगा? आप ध्यान रखना, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर क्या होता है? प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। और इसकी स्थिति क्या होती है? प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है कि नहीं? और क्या होता है? उसी स्थान पर बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर बनता है। ये ध्यान रखिएगा, समान आकार का बनता है अगर वक्रता केंद्र पर हम रखते हैं तो यहाँ पर आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख पा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जब बिंब C पर होता है तो प्रतिबिंब C पर ही वास्तविक, उल्टा और समान साइज का बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप सही आंसर को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, वाहनों में पश्च दृश्य से साइड मिरर, रियर व्यू मिरर के नाम से हम जानते हैं के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। गाड़ी के साइड मिरर जो होता है, रियर व्यू मिरर जो होता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं उस दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये बहुत बड़ा क्षेत्र को छोटा बनाता है ना? मतलब किसी बड़ा इमेज को ये छोटा करके दिखाता है ना? तो बहुत एरिया को ये कवर कर लेता है, बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे करके ये दिखाता है। इसकी खासियत होती है, इसीलिए साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है।
इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखें तो यहाँ देख रहे हो ऑप्शन सी राइट है। उत्तल दर्पण सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या होता है, दिखाई देता है। लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है ना। तो बहुत बड़ा क्षेत्र को ये छोटे क्षेत्र में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि छोटा इमेज ये बनाता है। किसी वस्तु का क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। किसी बिंब का छोटा प्रतिबिंब ये बनाता है। ठीक है, बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक है ना सबसे अधिक है? जल का, क्राउन कांच का, हीरा का, बर्फ का। तो हम सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है ना। तो बर्फ का होता है 1.31, जल का होता है 1.33, हीरा का होता है 2.42 है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो किसका सबसे ज्यादा है, हीरा का सबसे अधिक पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा, डायमंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझ लें। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी ही दिया गया है। और हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 है, जो सबसे अधिक है। इसी कारण इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और यह चमकता है। यह क्या होता है, ज्यादा, बहुत ज्यादा चमकता है। तो ये जो है यहाँ पर इसको आप ध्यान में रखोगे। और यहाँ से वायु, बर्फ, जल, हीरा किसी का भी दे सकता है। हीरा वैसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सबसे अधिक इसका होता है, हीरे का ही होता है। एग्जाम में बार बार हीरा ही रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, उत्तल लेंस जो होता है वो और किस नाम से जानते हैं? उत्तल लेंस को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो हम सभी जानते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस से जानते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी क्या है इसका, राइट आंसर है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख पा रहे हैं, देख रहे हो, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस पर मिलाता है, जिसे अपसरित करता है। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो उल्टा और बड़ा, उसके बाद सीधा आभासी छोटा, वास्तविक और छोटा, सीधा और बड़ा। क्या होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो हम सभी जानते हैं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और छोटा होता है। इसी के साथ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख पा रहे हैं। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए यह हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, लेंस सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f, 1/u - 1/v = 1/f, v - u = r। क्या है? तो हम सभी जानते हैं 1/v - 1/u = 1/f। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक बात को और ध्यान रखना, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख लो, याद रखने का तरीका, मिरर फार्मूला में प्लस आता है और लेंस फार्मूला में माइनस आता है। लेंस में क्या लिखोगे, माइनस, और वहीं पे अगर मिरर होगा तो वहां पे बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, वाट है, डायोप्टर है, सेंटीमीटर है। क्या है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक? हम सभी जानते हैं लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक की बात करें तो यहाँ पे मीटर, वाट, डायोप्टर और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायोप्टर में जो है हम लोग लेंस की क्षमता को मापते हैं, एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का महत्वपूर्ण 10 एमसीक्यू को देखने जा रहे हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। ध्यान रखिए, इसका प्रैक्टिस करके आप जाइएगा, क्योंकि इस डायग्राम को 5 नंबर में हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। क्वेश्चन क्या देख रहे हो यहाँ पर, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनता है? कर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टिपटल पर। रेटिना जिसे हम कहते हैं, कर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, रेटिना कहाँ बनता है? तो हम सभी जानते हैं मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप सभी ने भी ऑप्शन बी को चुना है। ध्यान रखना, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने में कौन सहायता करता है, परितारिका करता है, पक्षमावी पेशियां करता है, पुतली करता है, दृक तंत्रिका करता है, कौन करता है? जल्दी से इसके राइट आंसर को बताइए। तो हम सभी जानते हैं पक्षमावी पेशियां के द्वारा किया जाता है फोकस दूरी को बदलने में, है ना, उसको फैलाने का काम, दबाने का काम, मोटे कर देता है, फिर उसको फैला देता है, तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कम करना है तो उसको पक्षमावी पेशियां दबा देती है, सिलियरी मांसपेशी मसल्स होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो देख रहे हो, एक समान दृष्टि वाले वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, है ना, कितना होती है? तो 25 मीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 2.5 मीटर होता है। तो आपको बता दें, ये इंपोर्टेंट VBI मोस्ट VBI क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। एक समान दृष्टि वाले वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी जो है कितनी है ना। तो हम सभी जानते हैं कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी दूरी जो है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, है ना। बुक से आपकी आंख की दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, केवल पास की, केवल दूर की वस्तु, पास व दूर दोनों की, लाल रंग की वस्तु, जल्दी से बताइए। और निकट दृष्टि दोष देख रहे हो, यहां से इसका प्रतिबिंब यही बन जा रहा है, दृष्टि पटल पे नहीं, यही बन जा रहा है, इसी पॉइंट पे बन जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसे कहते हैं, पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो हम सभी जानते हैं उसको जो है केवल दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को केवल दूर की वस्तुएं क्या होती है, दिखाई नहीं देती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की उपयोग की जाती है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, फोकस लेंस, द्विफोक्सी लेंस, है ना। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी वर्णों या रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, परिवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपन, प्रकीर्णन, क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, विक्षेपन कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हम सभी जानते हैं विक्षेपन कहलाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो श्वेत प्रकाश जो है, यहाँ से क्या ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन, ठीक है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देख लें। विक्षेपन जो होता है ना, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, इस घटना को विक्षेपन कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है, ये ध्यान रखना है 7 रंग कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का झुकाव विचलन सबसे अधिक होता है, लाल, पीला, बैगनी, हरा। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का झुकाव विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कौन सा प्रकाश का सबसे ज्यादा झुकाव है, तो बैगनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, प्रकाश का विक्षेपण के कारण होता है। हम सभी जानते हैं जो तारे होती हैं उसकी जो लाइट जब वायुमंडल के अंदर विडल माध्यम से जो है निर्वात से जब इन करता है, वायुमंडल के अंदर आता है, तो क्या होता है, गर्म हवा, ठंडा हवा जो है क्या होता है, वहां पर वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, कभी ठंडा हवा कभी गर्म हवा, तो क्या होता है, प्रकाश जो है विचलित, परावर्तित होती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है ना, क्या होता रहता है, अपवर्तन होता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है इसका, ऑप्शन बी। ध्यान रखना, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्राय क्लास के अंदर में अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में बता चुका हूं,
ठीक है, तो ये रिवीजन है, उतना लंबा अगर मैं बताऊं तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो टाइम हम लोग के पास नहीं है, तो ध्यान रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन जैसे धुआं से गुजरता है ना, तो उसका मार्ग दृश्य हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, वायुमंडलीय प्रभाव, स्पेक्ट्रम, न्यूटन प्रभाव। ये देख रहे हो ना, जब आप सुबह सुबह उठते हो, खिड़की खोलते हो, अपने चादर को झाड़ते होगे, तो आपके घर के अंदर सूर्य की प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश के अंदर आप देखोगे बहुत सारे छोटे 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 धूल के कण आपको उड़ते हुए दिखेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किसी कोलाइडी विलयन है ना से गुजरता है और उसका मार्ग दृश्य हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? लाल रंग के प्रकीर्णन के कारण, नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण, जलवाष्प के कारण, ओजोन परत के कारण। तो हम सभी जानते हैं स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश क्या होता है? नीले रंग का दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी दे दिया होगा। अब देखिए हम लोग अध्याय 11 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का जो है महत्वपूर्ण 10 MCQ का प्रैक्टिस अभी करेंगे। तो चलें पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, विद्युत धारा को परिभाषित करने वाला सही सूत्र कौन सा है? I बराबर Q गुने T, I बराबर Q बाई T, I बराबर Q T बट्टा Q, I बराबर W बट्टा Q। तो हम सभी जानते हैं विद्युत धारा को परिभाषित करने वाला सही सूत्र जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। I बराबर Q बट्टा T, कूलाम बट्टा सेकेंड है ना, समय प्रवाहित कुल आवेश बट्टा लगा समय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा विद्युत धारा को परिभाषित करने वाला सही सूत्र। क्योंकि हम क्लास के अंदर आपको बता दिए थे किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के से जो है ना प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आप सभी जानते हैं, वहां बताए थे I बराबर Q बटा T बताए थे आपको। इसका SI मात्रक भी आपको बता चुके हैं, क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे हम कैपिटल A से लिखते हैं। ये सारी बातें हम आपको क्लास के अंदर बता चुका हूं। चलें नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन को देख लें। पहले देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, ऑप्शन बी सही है। व्याख्या, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ Q नेट आवेश है और T क्या है? समय है। ध्यान रखिएगा, याद रखें विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, जो कूलाम प्रति सेकेंड जो के बराबर होता है। ये सारी बातें आपको मैं समझा चुका हूं, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किसके बराबर होता है? क्या देख रहे हो? वर्क गुने चार्ज के बराबर, चार्ज बट्टा वर्क के बराबर, वर्क बट्टा चार्ज के बराबर और वर्क बट्टा टाइम के बराबर। किसके बराबर होता है? जल्दी से बताइए कि इसका अनुपात क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किसके बराबर होता है? W गुने Q के बराबर होता है, Q बट्टा W के बराबर होता है, W बट्टा Q के बराबर होता है और W बट्टा T के बराबर होता है। तो मैं क्लास के अंदर बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं? सभी जानते हैं इकाई धन आवेश जो होता है ना, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य यानी W है ना, और आवेश यानी चार्ज के अनुपात के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है, तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते चलें। देखिए यहाँ पर किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को उस कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। और विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये परीक्षा मंत्र है और इसे हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, यदि किसी चालक का ताप समान रहे तो यहाँ पर विभवांतर और धारा कैसा दिखता है? वक्र यानी कर्व लाइन दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखता है, समय अक्ष के समांतर रेखा या जिगजैग दिखता है, कैसा दिखता है? जल्दी से बताइए। तो हम सभी जानते हैं ओम का नियम जब हम पढ़ा रहे थे आपको बता चुके हैं, मूल बिंदु से गुजरती है, सरल रेखा जो होता है हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन को स्ट्रेट लाइन को आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ओम के नियम हमने प्रूव करके आपको बता दिया था, तो उसमें मैंने बताया था ओम के नियम के अनुसार विभवांतर भी प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I होता है, जिससे एक सीधा सरल रेखा प्राप्त होता है। देख रहे हो, सीधा सरल रेखा प्राप्त होता है।
यहाँ पे इस रेखा का ढलान तार के प्रतिरोध R को दर्शाता है, यानी V बराबर IR। सूत्र कंठस्थ कर लें, V बराबर क्या होता है IR, इस सूत्र को कंठस्थ कर लें। ये जो है आपका परीक्षा मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, चालक का रंग। तो इसमें से सभी करता है ना। और प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो ये अगर पूछा जाए तो हम सभी जानते हैं चालक का रंग कोई प्रभावित नहीं करता है, इसका कोई प्रभाव नहीं है चालक के रंग से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यदि किसी तांबे के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अपवर्तित हो रहेगी, 4 गुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, 4 गुनी हो जाएगी। जल्दी बताइए। तो हम सभी जानते हैं यदि किसी चालक के तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता जो होता है ना, उस पे कोई चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। देखिए यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझें। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, तार की लंबाई या मोटाई पर नहीं, केवल प्रतिरोध बदलेगा, और ये आप ध्यान रखना है। और परीक्षा मंत्र जो है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि सभी प्रतिरोधों में समान रहती है? विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, उष्मा। तो हम सभी जानते हैं प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि सभी प्रतिरोधों में समान रहती है? तो विद्युत धारा जो है, करंट जो है, सभी में क्या रहती है, समान रहती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो, श्रेणी क्रम में करंट के बहने का केवल एक ही रास्ता होता है, इसलिए सभी प्रतिरोधकों के समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परीक्षा मंत्र इसको भी ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध जुड़ता है, RS R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, यह अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न उष्मा H का सही सूत्र क्या है? H बराबर V स्क्वायर T और H बराबर I स्क्वायर T, H बराबर V स्क्वायर RT, H बराबर I R स्क्वायर T। तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा H बराबर I स्क्वायर RT। तो B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न उष्मा का सही सूत्र जो होता है H बराबर I स्क्वायर RT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सस्ता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च है, और क्योंकि यह बिजली का कुचालक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को देखते ही आप क्या मारोगे, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए विद्युत बल्ब का तंतु बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टंगस्टन का गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। यह बिना पिघले अत्यधिक उष्मा उत्पन्न कर सकता है और प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। बल्बों में रासायनिक रूप से अक्रिय गैस या नाइट्रोजन या आर्गन भरी जाती है ताकि तंतु का ऑक्सीकरण न हो पाए। ये परीक्षा मंत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये तो ध्यान में रखना ही है ना। ये आपसे एग्जाम में पूछ ही देता है, बहुत बार पूछा गया है, ये सारे बातें को समझ में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है ना, कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3 गुने 36 गुने 10 के पावर 6 जूल, और यहाँ पे 1000 जूल। तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमने 10 इंपोर्टेंट एमसीक्यू को समझा विद्युत धारा का। अब देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, इसके 10 को हम लोग देखेंगे, 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ को देखेंगे। तो चलिए पहले इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखें, पहला क्वेश्चन को देखें। विद्युत और यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच की संबंध सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोज की? तो माइकल फराडे, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, आंद्रे मेरी एम्पियर, जेम्स मैक्सवेल। हम सभी जानते हैं ऑर्स्टेड साहब ने की थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1820 में ऑर्स्टेड ने आकस्मिक
खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी दिक्सूचक में क्या होता है, विक्षेपण होता है। ऑर्स्टेड ने साबित किया कि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से संबंधित घटनाएं हैं। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, अनंत से केंद्र की ओर। जल्दी से इसके राइट आंसर को बताइए। चुंबक के बाहर पूछा गया है। किसके बाहर पूछा गया? चुंबक के बाहर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। याद रखिएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण से उत्तर जो है अंदर, अब बाहर की अगर बात करें तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अंदर में जो है एस से एन, साउथ से नॉर्थ, और बाहर से में जो है आप देख रहे हो नॉर्थ से साउथ। यानी परिपाटी के अनुसार चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्योंकि वे समांतर होती है, क्योंकि इससे चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, क्योंकि काटान बिंदु पर दिक्सूची दो दिशाएं दिखाएगी, जिसे कंपास कहते हैं दिक्सूची को, है ना, जो संभव नहीं है क्योंकि वे एक ही ध्रुव से निकलती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि काटान बिंदु पर दिक्सूची यानी कंपास दो दिशाओं दिखाएगी जो संभव नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को समझें। यदि रेखाएं काटती तो उस बिंदु पर कंपास की सुई को एक साथ दो दिशाओं में इशारा करना पड़ता, जो असंभव है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हर बिंदु पर एक यूनिक डायरेक्शन, अद्वितीय दिशा का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे चालक में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, फराडे का नियम। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, यदि आप तार को दाहिने हाथ में पकड़ें और अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये देख रहे हो आप, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है, अंगूठा जो है धारा की दिशा और बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यहाँ पर दिखलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सिरों के की ओर जाने पर बढ़ता है, सिरों की ओर जाने पर घटता है, शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान एक समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर समान एक समान होता है। ऑप्शन डी क्या है, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाएं होती है, जो यह दर्शाती है कि वह वहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिफॉर्म जो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ लो। और परिनालिका जो होती है, फेरी कुंडली होती है, उसके नीचे जो छड़ होता है उसे प्रोड कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात का, पित्तल का, नरम लोहे का, एल्युमिनियम का। क्रोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, जिसके ऊपर कुंडली को जो है, तार को जो है लपेटा जाता है? तो हम सभी जानते हैं मतलब नरम लोहा, सॉफ्ट लोहा, है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर चुंबकित किया जाता है। यह अस्थायी चुंबक बनता है, जो धारा बंद करने पर चुंबकत्व खो देता है। यह अस्थायी चुंबक बनता है। ध्यान रखिएगा, जब तक करंट रहेगा तभी तक इसके अंदर चुंबक वाला गुण होंगे, आकर्षण गुण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम का, ओम का नियम का। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, ओम का नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह नियम बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा को संबंध बताती है। यहाँ पे आप देखिए, ये आप देख रहे हो, ये बल की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा, है ना। क्लास के अंदर मैं आपको समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है
उस पर बल किस दिशा में लगेगा, फ्लेमिंग का नियम लगाएं। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, गति और क्षेत्र दोनों के लंबवत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गति और क्षेत्र दोनों के लंबवत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बल हमेशा धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, घरेलू प्रपत्र में लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण किस तार पर होता है, भू संपर्क तार, उदासीन तार, विद्युन्मय तार, लाइव वायर, फिलामेंट तार। जल्दी से बताइए। तो हम सभी जानते हैं लाइव वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लाइव वायर है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युन्मय तार, विद्युतमय तार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल विद्युत में लाइव वायर के लिए, काला उदासीन और हरा जो है भू संपर्क अर्थ तार के लिए होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आप देख पा रहे हो, है ना। और अंतिम क्वेश्चन आप देख रहे हो, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत तार के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो हम सभी जानते हैं विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जब करंट की क्षमता से अधिक होता है तब उत्पन्न उष्मा फ्यूज तार को पिघला देती है और परिपथ टूट जाता है और शॉर्ट सर्किट से बचा देता है ना। और उपकरण को उड़ने से, डैमेज होने से शॉर्ट सर्किट नहीं, उपकरण को उड़ने से बचा देता है। और क्योंकि ज्यादा अगर अधिभारण हो जाएगा या ज्यादा विद्युत धारा हो जाएगा, है ना, प्रवाह हो जाएगा, करंट ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, हमारा उपकरण उड़ सकता है, जल सकता है। तो क्या करता है, वो ज्यादा जो है क्या होता है, पिघल जाता है, टूट जाता है और टूट करके उपकरण को बचा लेता है। फ्यूज को हमेशा लाइव वायर के साथ ही श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा 40 एमसीक्यू कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। तो चलें, अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब किया है जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कितना सही हुआ है आप जरूर लिखेंगे कॉमेंट्स बॉक्स में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।